सो अगेन वेलकम टू एवरीवन आवर यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल। तो एक बार फिर से मैं लेक्चर लेकर आई हूँ, जैसे मैंने कल आप लोग को प्रॉमिस किया था कि पार्ट 1 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमने डाला था। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया था। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर एक बार वापस से विजिट कर लीजिए। आज हम आए हैं इस चैप्टर 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे इंट्रोडक्शन चीजें होती है, जो चीजें मेन कंटेंट था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल भी समझेगा नहीं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये पार्ट 2 का चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो जिन्होंने देखा उनके लिए आज ये लेक्चर वापस से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द 5 years प्लान। मैंने जैसे ऑलरेडी कल के लेक्चर्स में बता दिया था कि 5 years प्लान का मतलब होता है कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो वो 5 years के टेन्योर पीरियड तक काम करना है। तो वो 5 year में उनका क्या डेवलपमेंट करने वाले, किन सेक्टर्स पे ध्यान देंगे, किन चीजों के लिए, हमारे इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए, हमारे इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने के लिए वो किन किन फैक्टर्स पे, कौन कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर वो ज्यादा फोकस करने वाले, उनके प्लानिंग्स क्या होते हैं, कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, बट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद मैंने जैसे बोला था कि कॉलोनियल पीरियड्स, जब कॉलोनियल ग्रुप्स थी वो हमारे ऊपर कैप्चर करके गई थी, तो बहुत टाइम तक चीजें नॉर्मल नहीं चल रही थी, हमें पता नहीं था कैसे सिस्टम को चलाना है। हम 47 से लेके 1951 तक धीरे 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 हम चीजें समझ रहे थे, और हमारी जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे 1950 टाइम पीरियड्स में ही। और उस टाइम पे जो फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी, जैसे हमने देखा ही होगा, आपको पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो थे सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जब उनका टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पे आने के बाद उन्होंने सोचा कि भाई 51 से लेके 56 तक उस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस पार्टी का उसमें कैप्चरिंग था, कांग्रेस पार्टी उसको रूल आउट कर रही थी। तो जब वो लोग आए तो उन्होंने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि भाई ये 5 years में हम इन सेक्टर्स पे डेवलपमेंट करेंगे। देखिए ये प्लानिंग होता है, प्लानिंग हर बार एग्जीक्यूट करे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट आती है तो वो यही सोच के आती है कि नेक्स्ट 5 years में मुझे ये सेक्टर्स है जहां पे, जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे तो आप यही सोच के जाओगे कि भाई मुझे इसमें इतना मार्क्स चाहिए, इतने परसेंटेज चाहिए, इतने परसेंटेज चाहिए। अब तैयारी आप करोगे पर कभी कभी वो चीजें प्रॉपरली हो नहीं पाती है। वैसे गवर्नमेंट पूरा ट्राई करती है कि भाई ये चीजें हमें डेवलप करनी है, पर वो हो जाए ऐसा फिक्स होता नहीं है। तो जब पहली गवर्नमेंट बनी थी, कब, 1951 में, तो फर्स्ट गवर्नमेंट के बनने के बाद नेक्स्ट 5 year तक उन्होंने किन किन चीजों पे बोला ध्यान देने के लिए। सबसे पहले फर्स्ट उन्होंने बोला था कि उनको फोकस करना है सबसे फर्स्टली एग्रीकल्चर सेक्टर्स, क्योंकि देखो इंडिया के पास ना इंडस्ट्रीज थी नहीं, हम इतने वेल डेवलप नहीं थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। जो चीज हमारे पास थी वो एक ही थी कि भाई हमारे पास जमीन अच्छी थी, लैंड अच्छी थी, एंड दैट लैंड आल्सो बी एक फर्टाइल लैंड थी, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर करके अपने आप को थोड़ा सा इस जो हम जिस सिचुएशन में चल रहे थे उस सिचुएशन से ओवरकम हो सकते थे। उसके बाद सोशल का मतलब मैंने बोला था सोसाइटी। उसके बाद उन्होंने पहला टारगेट क्या किया कि एग्रीकल्चर को ग्रोथ करना है। उसके बाद हमें सोसाइटी में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लानी है, एजुकेशन लानी है, मतलब सोसाइटी को डेवलप करना है। फ्लड, उस टाइम पे इंडिया में कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे फ्लड का सिचुएशन बहुत ज्यादा रहता था। तो जैसे आप उड़ीसा साइड चले जाओगे, ये फ्लड बहुत ज्यादा कंटिन्यू आते थे, तो फ्लड को कंट्रोल करना है। एनर्जी, एनर्जी का रीजन क्या है, जैसे आप अगर देखते हो तो एग्रीकल्चर, अगर आप कोई भी रूरल एरिया देख लो, आज जितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आज जितना हम ग्लोबलाइज्ड हुए, आज इंटरनेट है हमारे पास, हर फैसिलिटी है, ये चीजें तब टाइम पे हमारे पास इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो तब लाइट्स नहीं थे, एनर्जीज नहीं थी प्रॉपरली, तो सोर्स ऑफ एनर्जी की, अगर एनर्जी को जनरेट करना है तो उसको कहां से करना है उसके ऊपर ध्यान था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खोलना था, मिनरल स्टार्ट करने थे, सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि आगे जाके हम ग्लोबलाइजेशन जो सेक्टर्स में जब पहुंचे तो अब ग्लोबलाइजेशन भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो इस चैप्टर में सेकंड पार्ट में आएगा, तब मैं आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाऊंगी। तो ग्लोबलाइजेशन भी जिन लोगों को नहीं पता है आप कंटिन्यू कीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जब हम जाने वाले थे, बेसिकली हम जब सारी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करने वाले थे, हमें जब ट्रेड करना था,
हर चीज तो हमारे पास नहीं होती है, तो कुछ चीजें हमें दूसरों से लेनी पड़ती थी और जो उनके पास नहीं थे वो हम अपनी चीजें देते थे। जैसे कभी आपका कोई नोट्स कंप्लीट हो गया तो आप अपने फ्रेंड को देते हो, उसके पास नहीं है तो आप उसको दोगे। तो ऐसी चीजें जो एक्सचेंज होती थी, इस ट्रेड के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे होने चाहिए थे, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना था, ताकि जो दूसरी कंट्रीज में क्या क्या चीजें चल रही है, जैसे आज अगर आपके पास फोन है तो आपको अगर कोई चीज बुक भूल गए या कोई नोट्स इनकम्प्लीट, आप फोन करके इजीली बोल सकते हो भाई मुझे नोट्स भेज दे। पर ये चीज समझो जो फोन नहीं था तो आपके नोट्स छूट गए तो छूट गए, और किसी फ्रेंड ने बुक्स नहीं दिया तो वो भी रह गया। तो इन चीजों के वैसे ही कंट्री के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, भाई कोई कंट्री बहुत डेवलप है और हमें भी उनकी तरह डेवलप होना है, तो उसके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट और अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए था। यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म होता है। क्या क्या था? एग्रीकल्चर पे ध्यान देना था, सोसाइटी को बढ़ाना था, फ्लड को कंट्रोल करना था, एनर्जी को जनरेट करना था, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी स्टार्ट करना था जिसमें मिनरल इंडस्ट्रीज थी, ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमें मतलब हमारे जो रोड सिस्टम से उसको स्ट्रॉन्ग करना था, और कम्युनिकेशन को। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म होता है। 56 में आपको दिख रहा है लास्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से ईयर में खत्म हुआ? 56। सेकेंड कब स्टार्ट हुआ? 56 से 61। अब टाइम पीरियड देखो, 56, 7, 8, 9, 60। अगर 7, 8, 9, 60, 61, ये 5 साल के टाइम पीरियड तक एक पार्ट चलता है। अब जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो उन्होंने क्या बोला? अगेन किस चीज के ऊपर फोकस किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट इतना क्यों बोल रही थी? रीजन था कि एग्रीकल्चर के लिए उस टाइम तक हमें नहीं, हमारे पास लैंड तो था पर हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है और हम एग्रीकल्चर कर सकते। तो वो दूसरी कंट्रीज को देखे मैं सोचते भाई इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ाते, क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, एक इंडस्ट्री खुलेगा 10 लोगों को काम मिलेगा, 10 इंडस्ट्री खुलेगी 100 लोगों को काम मिलेगा। तो जितने इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे उतने ज्यादा हम ग्रो करेंगे, लोगों के पास काम आएगा, इनकम बढ़ेगी, जो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में एक सीक्वेंस मैंने आपको समझाया था। सो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना। उसके बाद आप कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट की गई इस टाइम पीरियड में वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री दुर्गापुर में स्टार्ट हुई थी, जो कि स्टार्ट हुई थी आयरन एंड स्टील। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? दुर्गापुर, आयरन एंड स्टील। उसके बाद सिंदरी में स्टार्ट हुई थी केमिकल फर्टिलाइजर्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम बहुत सी चीजों में यूज करते हैं। फिर पेरम्बूर में स्टार्ट हुई थी फैक्ट्री ऑफ रेलवे बुगीज। आज जो आप देखते हो ना रेलवेज के बड़े बड़े बुगीज होते हैं जिसमें हम जाते हैं, तो इसको बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी, दैट इज पेरमपुर में। फिर उसके बाद विशाखापट्टनम में स्टार्ट होता है शिप बिल्डिंग्स, जो शिप्स बनाई जाती है उसको बनाने का काम विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुआ। उसके बाद भाखड़ा एंड नंगल, ये सबसे बड़े डैम आपको पता है क्योंकि फ्लड क्यों आते थे? जब भी हल्का बारिश होता रिवर का पानी ओवरफ्लो हो जाता, ओवरफ्लो होता तो उसके लिए स्टोरेज सिस्टम नहीं था, स्टोरेज सिस्टम नहीं था तो वो पूरा का पूरा पानी मेन सिटी में आ जाता जिससे फ्लड आता। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या देखा था कि क्या कंट्रोल करना था? फ्लड। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टार्ट किए गए? डैम। तो ऐसे ये बड़े बड़े जो डैम्स थे, अब इसकी वजह से जब ये आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, ये एम नहीं था, ये हुआ। ये सेकेंड 5 ईयर टाइम पीरियड में ये सारी डेवलपमेंट की गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज इतनी सारी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो लोगों को काम मिला, लोगों को काम मिला तो उनकी इनकम बढ़ी, उनकी इनकम बढ़ी तो हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ा, विच लीड्स टू इंक्रीज नेशनल इनकम। होप सो आपको 2 5 ईयर प्लान क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट में हमने देखा कि उन्होंने पहले सोचा क्या क्या करना है, सेकेंड में आते आते बहुत सारी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। सेकेंड कहां पे खत्म हुआ था? 61 पे। तो स्टार्ट कहां से होगा? 61 से। 61 से लेके कौन से टाइम तक था? 66। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्री स्टार्ट की। ये टाइम आते आते ये चीज हमें समझ में आ गई कि सिर्फ इंडस्ट्री या सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं देना है, हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चलना है, डेवलप करना है। तो एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, हार्वेस्टिंग सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, अलग अलग टेक्नोलॉजी उस चीज में भी लेकर आई गई। जैसे पहले के टाइम में बेसिकली वो बुल्स को यूज करते थे, बैल को यूज किया जाता था उसके इरिगेशन के लिए। उसके बाद किसका यूज किया जाने लगा? ट्रैक्टर्स के यूज आ गए। अब तो और भी बड़ी बड़ी मशीनरीज आ रही है। तो ऐसे टेक्नोलॉजी की गई। क्योंकि आप कभी देखो, एक बेस्ट एग्जाम्पल बताओ आपको, आप कभी ना डीमार्ट ऑलमोस्ट सब जाते रहोगे, डीमार्ट, रिलायंस मार्ट, आप जहां भी जाते हो,
आपका भी फर्स्ट फ्लोर जो खाने का स्टॉल होता है, आप वहां पे देखिए हर खाना एक पैकेजिंग सिस्टम में होता है। मतलब आप कुछ भी मैगी ले लो, नूडल्स ले लो, केचप ले लो, जैम ले लो, वो सब कैसे आते हैं, पैकेजिंग आता है, पैक होता है और उसके ऊपर कंपनी का नाम रहता है। अब एग्जांपल आप देखो कि अगर मैं केचप की बात करती हूँ तो क्या टमेटो केचप जो बनाते होंगे वो जब टमेटो रहेगा तब तो केचप बन पाएगा। अगर कोई दावत या इंडिया गेट बासमती राइस बेच रहा है तो बासमती राइस वो तभी बेच पाएगा जब उस राइस का एग्रीकल्चर होगा। एक सब्जी वाला सब्जी तभी बेच पाएगा जब उसकी एग्रीकल्चर होगी। आपके बिस्किट्स ले लो, चॉकलेट्स ले लो, जैम ले लो, ये सारी चीजें किन चीज पे बेस्ड है? एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पे। आज जैसे स्टील है, फॉर वुड है, ये चलो वुड भी आता है, स्टील हो गया, फॉर इंडस्ट्रीज जो स्टील की इंडस्ट्रीज होती है, आयरन की इंडस्ट्रीज होती है, इसके लिए एग्रीकल्चर की जरूरत नहीं है, तो उसको मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बोलती। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज है जो जैसे दावत, इंडिया गेट हो गया, केचप्स हो गया, आपके बिस्किट्स हो गए, कुकीज हो गए, चिप्स हो गए, ये सब बिना एग्रीकल्चर के पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड 5 ईयर में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना है और इंडस्ट्री पर भी ध्यान देना है। उसके बाद उनका एम था कि हमको हमारा नेशनल इनकम बढ़ाना है। नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा? जब इन लोगों के लिए जॉब मिलेगा। जॉब कैसे मिलेगा? जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री खुलेगी। ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना है, मिनरल्स बढ़ाना है, पॉवर्टी गरीबी कम करनी है। ध्यान रखो, काम मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम मिलेगी, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी, कंट्री का इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कंट्री का इनकम बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? हमारा इकोनॉमिक। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 5 ईयर प्लान मैंने आपको समझा दिए। एक छोटा सा क्लू देख लो, 51 से 56 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था एग्रीकल्चर पे, फ्लड कंट्रोल करो, डैम का करना, सोर्स ऑफ एनर्जी देखना। सेकंड में हमने देखा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री स्टार्ट की गई। थर्ड में हमने देखा कि उन्होंने सोचा भाई एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सोचा कि भाई इंडस्ट्री बढ़ाओ, नेशनल इनकम। बट 66 के बाद 69 तक, 66, 67, 68, 69, ये जो 3 ईयर पीरियड था, ये 3 साल तक कोई भी नया प्लान नहीं बना। रीजन, दैट वाज द टाइम जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था और यही वही टाइम था चाइना, इन्वेंशन बाय द चाइना। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम दूसरे की घर के अंदर घुस के उसके अपना कब्जा करना चाहते हैं, उसको इन्वेंशन बोलते हैं। तो ये वो टाइम था जब चाइना अपने बॉर्डर से इंडिया के अंदर घुस रहा था और इंडिया के बहुत सी जमीन को वो अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। और उस टाइम पे पाकिस्तान, एक तरफ चाइना घुस रहा था, एक साइड पाकिस्तान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। और ये टाइम पे हमारे लिए ये सारे डेवलपमेंट को हमने बोला होल्ड पे डाल दिया और एक ही चीज पे हमने ध्यान दिया था, दैट इज आवर डिफेंस सिस्टम। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस था कि जो भी पैसे हैं, जो भी चीजें, पहले अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, डेवलपमेंट को फिलहाल ध्यान नहीं देना है। और इस टाइम पे ये वो टाइम था कि एक साइड से वॉर हो रहा था, हम ऑलरेडी लड़ रहे थे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इंडिया में खाने के लिए पैसे नहीं भरे थे, इंडिया भूखमरी को, फेमिन का मतलब FAMINE, फेमिन का मतलब होता है भूखमरी। इंडिया के अंदर भूखमरी की सिचुएशन आ गई थी। मैंने बोला था आपको कि जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो टाइम ऐसा था कि इंडिया के पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बचा हुआ था कि जितना हमारे पास खाने का स्टॉक था खाली 1 हफ्ता पूरा इंडिया खा सकता, उसके बाद खत्म हो जाता। तो बहुत खराब पीरियड चल रहा था, इसके लिए इस चीज को स्टॉप कर दिया गया था। 51 से 56, 56 से 59, 59 से 60, 59 से 61 एंड 61 से 66 तक चला। बट 66 के बाद 69 तक कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम पे इंडिया चाइना और पाकिस्तान से लड़ने में परेशान था और भूखमरी को झेल रहा था। 69 से वापस ये प्लान स्टार्ट हुए। तो यहाँ तक होप सो समझा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम 69 वाले पीरियड से हमारा नेक्स्ट 5 ईयर प्लान। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना 4th 5 ईयर प्लान। ऑलरेडी मैंने बताया 61 से 66 के बीच का, जो 66 से 69 का टाइम पीरियड था, वहां पे इंडिया पाकिस्तान का और इंडिया चाइना के बीच में कोई वॉर चल रहे थे, जिसकी वजह से वो टाइम पे कोई भी न्यू प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो आपका 4th 5 ईयर प्लान जो है वो अब स्टार्ट कहाँ होगा? 69 से 74। अगेन सेम चीज रिपीट होगी। इंडिया ने सोचा कि अब बनना है भाई, बस बहुत हो गया, हर समय दूसरों से मांग रहे, अब मांगना नहीं है, सेल्फ रिलायंट, मतलब हर चीज खुद की कंट्री में खुद बनाना है, दूसरों से कोई भी चीज मांगनी नहीं है। सेकेंड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री बढ़ेगी लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो हमारा इकोनॉमिक भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ये ध्यान से समझो क्या हुआ था। पहले के टाइम पे जब ये टाइम पीरियड चला था तब तक बैंक्स जो थे वो प्राइवेट पर्सन चलाते थे। जैसे आप एग्जांपल ले लो एचडीएफसी बैंक। अब एचडीएफसी बैंक को गवर्नमेंट के अंडर में नहीं चलती, कुछ रूल्स होते हैं जो उसको गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं, बट बेसिकली उसको चलाने वाला कोई प्राइवेट पर्सन है। बट अगर मैं एसबीआई की बात करती हूँ तो एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है जिसको प्रॉपर तरीके से हर रूल्स क्या है, कैसी ये चीजें, सब कुछ गवर्नमेंट चला रही है। बट इस टाइम पीरियड तक बहुत सी बैंक्स जो थी वो प्राइवेट पर्सन चला रहे थे, और जिसकी वजह से वो लोग अपने हिसाब से, अब समझो आप एक एग्जांपल दो, आप कोटक वाले के प्राइवेट बैंक है सब, कोटक, एचडीएफसी, ये सब, आप कोटक वाले के पास गए, आपने बोला मुझे लोन चाहिए इंटरेस्ट रेट, वो बोलते हैं 6%। फिर आप एचडीएफसी के पास गए, एचडीएफसी से पूछा कि मुझे लोन चाहिए, आप कितना इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वो बोलते हैं 7। तो आप बोलते हैं कोटक तो 6 बोल रहा है, तो एचडीएफसी बोलेगा ठीक है मैं 5% देता हूँ। तो वो लोग आपस में एक कंपटीशन के चक्कर में पब्लिक को सही फैसिलिटी नहीं देख रहे थे, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे 14 बैंक्स थे जिसको अपने अंडर में ले लिया, जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइज। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब ये बैंक जो है अब हमारे हिसाब से चलेगी, हम इसे हैंडल करेंगे। और जब बैंक ने उस प्राइवेट बैंक को जब गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया तो उसको बोलते हैं बैंक वॉज नेशनलाइज्ड। समझ में आ गया इसका मतलब। नेक्स्ट, अब ये वो टाइम था जहां पे बांग्लादेश में बहुत ज्यादा वॉर हो रहा था, और बांग्लादेश में जब वॉर कैसा हुआ था कि वहां पे जो हिंदूज थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया जा रहा था, वहां पे आपस में उनके अंदर बहुत ज्यादा वॉर स्टार्ट हो गया। तो जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो बहुत से वहां के जो हिंदूज थे उनको अपना बांग्लादेश की कंट्री को छोड़कर इंडिया में आके रहना पड़ा। और जब कोई, जैसे आज हम इंडियन है, कल को भगवान न करे पर हमारी कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो आप जिस जगह पर जाकर रहोगे आप वहां के लिए रिफ्यूजी हो, क्योंकि आप वहां के सिटीजन नहीं हो, आपको कोई भी राइट्स वहां नहीं मिलता है, हमको सिर्फ रखा गया है। तो वहां के बहुत से हिंदूज थे जिनके साथ जब ये चीजें की गई तो उनको यहाँ पर आए, जब वो लोग आए तो हमारे यहाँ पर वो रिफ्यूजी बन के रहने लगे, बिकॉज उनकी सेफ्टी की जो सिक्योरिटी थी वो हमारे गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। और एक रिफ्यूजी को रखने का मतलब है कि वो रिफ्यूजी इनकम कुछ नहीं देगा, फिलहाल वो आके रह रहे, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, उसके डेप्ट बढ़ गए, तो एक्सपेंडिचर जो था वो ओवर द रिफ्यूजी धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, और हर एक प्रोडक्ट का प्राइस, इवन जो पेट्रोल के प्राइस थे वो भी राइज होने लगे। मतलब ये टाइम पीरियड, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमारा इंडिया का पाकिस्तान और चाइना में वॉर हुआ, जिसकी वजह से फिर हम जो थोड़ा बहुत उठे थे वो नीचे की तरफ आ रहे थे, और वापस से ये चीज हो गई कि भाई बांग्लादेश में वॉर हुआ, फिर हमारे इकोनॉमिक के ऊपर एक थोड़ा सा क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया। होप सो आपको 4th 5 ईयर प्लान भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है 5th 5 ईयर प्लान। 74 में एंड हुआ था, सो अगेन स्टार्ट होगा 74 से 79। अगेन सेम चीज है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, दूसरों से मांगना नहीं है, पॉवर्टी को खत्म करना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है। अगर पूरी कंट्री की इनकम को बढ़ाना है तो कंट्री की इनकम कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास रोजगार होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, काम होगा। एजुकेशन को बढ़ाना है, फूड और ड्रिंकिंग सिस्टम को अच्छा करना है, खराब पानी, प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, इन चीजों को करना, ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना है, और कम्युनिकेशन सिस्टम लाना है। ये वो चीजें जो ऑलरेडी आप बार बार पढ़ रहे हो। अब देखो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इससे पहले आपने देखा बाहर की कंट्री में प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब इंडिया का पाकिस्तान से हो रहा था, इंडिया का चाइना के साथ हुआ, फिर बांग्लादेश में। अब इस टाइम पीरियड के बाद कुछ ऐसा हमारी ही कंट्री में हो गया जो कि हमारा ये प्लान सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। रीजन, ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई थी, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड चल रहा था, और इमरजेंसी लगने की बाद से कांग्रेस की पार्टी जो थी वो मिड में, मतलब 74 में उसकी पार्टी वापस से पावर में, ये सारे टाइम पीरियड में कांग्रेस ही लीड कर रहे थे, तो 74 में कांग्रेस वापस से आई। बट 77 में, क्योंकि 74 के बाद ये उनके ऊपर ब्लेम लगा कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन जीता है वो उन्होंने चीटिंग करके जीता है, तो जब उनको ये पता चल गया कि भाई ये चीटिंग, उनका एक्सेप्ट हो गया कि हाँ इन्होंने चीटिंग करके ये चीजें जीती है, तो बाद में लोग जब उसके रैलीज निकालने लगे तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी जिसको हमारे इंडिया का ब्लैक टाइम पीरियड बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमसे हमारे हक छीन लिए गए, लोगों को मार पीट के जबरदस्ती भरना, बहुत सी ऐसी चीजें गलत की गई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे लोग बहुत भड़के हुए थे, तो मिड टर्म इलेक्शन करना पड़ा। मतलब एक्चुअल इलेक्शन 74 के बाद सीधा 79 में आना चाहिए था, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने गलत किया तो 77 में जनरल इलेक्शन हुआ, और जब जनरल इलेक्शन हुआ
तो कांग्रेस पार्टी हार गई थी। और उस टाइम पे जनता पार्टी थी, जो आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हो तब जनता पार्टी थी। तो कांग्रेस हारी और जनता पार्टी वापस से जनता पार्टी के हाथ में पावर गया। तो 77 में जैसे ही कांग्रेस हारती है, जनता पार्टी पावर में आती है। पर जनता पार्टी जब पावर में आती है तो बोलती है इन्होंने जो प्लान बनाया था वो हम नहीं मानेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे। तो इन्होंने मार्च में, आप देखोगे मार्च 1978 को उनके प्लान्स को हटाया और अप्रैल 1978 से इन्होंने अपना प्लान लेकर आया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि जनता पार्टी जो थी उनके लीडर्स में आपस में झगड़े हो रहे थे। मतलब वो खुद की पार्टी में खुद के ही सारे एमएलए लड़ रहे थे, वो अपने से अपने सारे लीडर्स को बचा नहीं पाए। जिसके बाद वापस से लोकसभा इलेक्शन जब 79 में हुआ तो एक बार फिर जनता पार्टी हारती है और कांग्रेस पार्टी वापस से पावर में आती है। सिनेरियो समझा? इमरजेंसी लगा, वापस से मिड टर्म इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हारी, जनता पार्टी आई, जनता पार्टी के आपस में प्रॉब्लम चले जिसकी वजह से वो सही नहीं कर पाए। 79 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन होने के बाद से वापस से पावर में कौन आ गया? कांग्रेस पार्टी। सो होप्स ऑफ फिफ्थ फाइव ईयर के प्लान के बाद जो ये जब प्लान चल रहा था 74 से 79, उस टाइम पे इंडिया के अंदर कुछ हुआ था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट प्लान है 6 5 ईयर प्लान। सेम चीज है, क्या बोला? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है रिमूव, कि भाई गरीबी को हटाओ। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो इतने लोग बेरोजगार है जिनके पास कम नहीं है वो कम करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी, क्योंकि देखो एक घर के अंदर खाना है खाली 5 लोगों के लिए और घर में रहते 10 लोग हैं तो तकलीफ होगी, सबको सही से खाना नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारे पास रिसोर्सेज कम है पर पॉपुलेशन ज्यादा है और वो बढ़ती ही जा रही है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो ताकि हम रिसोर्सेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए उन्होंने स्मॉल फैमिली नॉर्म करके वॉलंटरी स्टार्ट किया, हम दो हमारे दो, कि भाई 2 ही बच्चे कीजिए, उससे ज्यादा आप मत कीजिए नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ ऐसे प्लान्स लेके आते हैं जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, कि भाई गांव के एरियाज को डेवलप करना है, वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है? इसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये प्रोग्राम लाया, अब इसके अंदर ये लोग ही काम करेंगे कि भाई ये प्रोग्राम के अंदर हमको सारे गांव को डेवलप करना है। तो IRDP था RLEGP, दैट इज लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट। जिनके पास गांव में जिनके पास जमीन नहीं है वो एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते, तो भाई उनके लिए कोई रोजगार दो। सेकेंड, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कि पूरे नेशन में जितने भी गांव में जो रूरल साइड एरियाज है जिनके पास काम नहीं है उनको प्रोग्राम देना। और इसी टाइम पे सेलम स्टील के प्लांट्स भी स्टार्ट किए गए थे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो अब तक आपने हमारा देखा टोटल 9 5 ईयर प्लान आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें से हमने 6 5 ईयर्स प्लान क्लियर कर ले। आपको मैंने ये शॉर्ट पॉइंट्स में दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहो और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है। जब भी आपके एग्जाम्स में आंसर्स आते तो आप इसको इसी तरीके से पॉइंट्स में खाली थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेम कर दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी टीचर्स आपके मार्क्स नहीं कटेगी। सो दिस इज द बेस्ट एंड इजी वे टू मेमोराइज योर आंसर्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम द चैप्टर्स, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, जो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन क्रिएट करता है। सो बेटर होगा कि आप इसको पॉइंट्स वाइज करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा होगा। तो 6 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, अब फटाफट हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट 3 5 ईयर से 7 8 एंड 9। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर तक पूरा हमने अच्छे से कवर कर लिया है, डिटेल्स ले लिया है। नेक्स्ट जो 3 प्लान है उसके अंदर बेसिकली सेम चीज है बट कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए। तो जितने प्रोग्राम्स दिए जिसमें 3 या 4 दिए आप पढ़ लीजिए, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स दिए तो एग्जाम के हिसाब से आपको सारे प्रोग्राम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3 to 4 या 5 मैक्सिमम पढ़िए, उसके बाद आप एक्सेट्रा डालकर उसको चला सकते हैं। तो 7 5 ईयर प्लान अगेन स्टार्ट हुआ था कभी 1985 में एंड एंड अप ऑन दी 1990। एम क्या था? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार नहीं होना था। मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब था हमें डेवलपमेंट करना था। तो हम जिस पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर करते थे या जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज करते थे उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी थी, खुद के एनहांसमेंट करना था टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन में, सेल्फ रिलायंस बनना था, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना था। सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे रूल्स लाना था जिससे सोसाइटी में जो भी लोग रह रहे, चाहे माइनॉरिटी पीपल हो चाहे मेजॉरिटी पीपल हो, सबको जस्टिस मिल सके,
इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने बोला एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेथड है, वहां के अंदर हम एक बैल को लेकर इतने टाइम तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां पे हमें जो अगर एक समझिए ग्रेन्स है तो ग्रेन्स के प्रोडक्शन में अगर 1 साल लग रहा है तो कुछ ऐसे टेक्निक्स लाने थे जिससे हम उस प्रोडक्शन टाइम को कम कर सके और उतने टाइम में हम कुछ और भी क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि एक अगर मैं 6 मंथ टाइम पीरियड में एक ही क्रॉप को प्रोड्यूस करूंगी तो एक प्रोडक्ट को बेचकर तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। तो इन चीजों पे ध्यान देखना था कि चीजों को प्रोड्यूस करने का जो टेक्निक्स था उसको चेंज करना था। नेशनल इनकम को 5% तक, मतलब हमारी इनकम जितनी है वो 5% से ग्रोथ होनी चाहिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाना था। ये सारे इनके एम थे कि मतलब फूड प्रोडक्शन मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो उनको एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना था। गवर्नमेंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं भाग जाए बल्कि हमारा एग्रीकल्चर भी चलते रहे। रोजगार योजना अगर प्रोग्राम्स बताए तो गवर्नमेंट क्या लेती, जवाहर रोजगार मतलब क्या होता है, काम, एम्प्लॉयमेंट। इंडिया आवास योजना स्टार्ट हुई, स्कीम ऑफ दी लेक 10 लेक, और यहाँ पे ये वो टाइम पीरियड था 7 5 ईयर में पूरी कंट्री के अंदर 10 लाख वेल्स मतलब कुएं को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 8 5 ईयर प्लान, एंड अप हुआ था 90 से, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 92 से 97 में। अब ये टाइम पीरियड में जो 5 इस ईयर में हमने देखा कितना परसेंटेज नेशनल इनकम सोचा था ग्रोथ का 5, पर 8 5 ईयर में गवर्नमेंट ने बोला कि अब नेशनल इनकम 5 से 6.5% तक इंक्रीज होनी चाहिए। परसेंटेज क्या होता है इतने डिटेल में मत जाए क्योंकि ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में इसको इतना इन डिटेल दिया नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि भाई जितना हमारा ग्रोथ है उससे 5%, फिर अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास अगर 100 थे तो 100 में से 2 लोगों के पास जॉब था, उस चीज को इंक्रीज करना था, तो वो परसेंटेज है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था, लोगों को इलिटरेसी मतलब क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं रहते, जो अनपढ़ होते हैं, तो इलिटरेसी को कम करना था, मतलब जो लोग कम पढ़े लिखे थे उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन देना था, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना था। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 8 5 ईयर प्लान मतलब 92 से 97 का जो टाइम पीरियड था, ये वो टाइम पीरियड था जहां पे गवर्नमेंट समझ गई कि अगर हर चीज हमने हाथ में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, वो कभी भी ना प्रॉफिट कमाने के हिसाब से नहीं चल सकती है। अब उनको एक ही होता है कि उनको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, वो लोगों को प्रॉफिट नहीं, ये नहीं कि अरे हमको 2 रुपए की चीज है तो मैं 10 में बेचूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट है। भले 2 की होगी, हो सकता है उनको 1.5 रुपए में बेचना पड़े या 2 की चीज 2 में बेचे, क्योंकि वो सर्विस सेक्टर्स होते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करना है। तो एक टाइम के बाद गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ गई कि अगर हर चीज हम अपने हाथ में लेंगे तो शायद इतने अच्छे से हैंडल नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ के कुछ सेक्टर्स जो थे वो धीरे धीरे प्राइवेट को दे दिया, और ये टाइम था जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अगेन पहले जवाहर रोजगार योजना था, फिर प्रधानमंत्री आया। महिला समृद्धि, महिला के लिए अच्छी अच्छी चीजें स्टार्ट किए जाए। मिड डे मील पता है ना कि वो बच्चे जो पुअर मतलब बिलो दी पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, तो वो इतने गरीब होते हैं कि उनकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता है, जितना खाना चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को स्टेबल कर पाए, वो खाना नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन एक बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर स्टमक बाहर आने लगता है, पूरी बॉडी बिल्कुल पतली सी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए, जितना ताकत चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि मिड डे मतलब पूरे दिन के बीच में हर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को खाना दिया जाना चाहिए, ताकि वो गरीब बच्चे जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको कम से कम प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। उसके बाद आता है गंगा कल्याण स्कीम, कि हमारे जो रिवर है गंगा उसको ज्यादा से ज्यादा क्लीन करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, ये स्कीम स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे हमारा 8 5 ईयर प्लान भी होता है खत्म। नेक्स्ट आता है 9 5 ईयर प्लान। 9 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 97 से 2002। अगेन इसके अंदर भी क्या बोला, तीनों ईयर में 7th 8th 9th में एक चीज बिल्कुल कॉमन थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्लॉयमेंट करना था। हेल्दी कंपटीशन मतलब कि अगर मैं मेरी शॉप है, मेरे बाजू में किसी और की भी शॉप है, अब मेरे पास कोई पर्सन आया, मैंने बोला कि भाई चलो कितने का प्रोडक्ट, 10 रुपए का, उसने बोला 8 का, तो मैं बोलूंगी नहीं 6 में, फिर वो बोलेगा 4 में। तो ऐसे करने की वजह से हम प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर देते। तो कंपटीशन कीजिए, बट ऐसा मत कीजिए कि आप किसी का कुछ खराब करें या उसका कुछ डिस्ट्रॉय करें। अच्छे से कंपटीशन कीजिए ताकि आपको भी प्रॉफिट हो और कंज्यूमर को भी किसी तरीके का लॉस होना नहीं चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी का मतलब क्या होता है,
पॉलिसी का मतलब होता है नए रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आना, मतलब कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना था। क्योंकि हमने जैसे देखा कि देखिए एग्रीकल्चर हमारे पास इतना नहीं था कि हर इंसान एग्रीकल्चर कर कर अपना घर पाल सके, तो इसके लिए भाई वो यही सोचता था कि कम से कम इंडस्ट्री खुलेगी तो वहां पे जाके कुछ काम करके मैं अपने घर को पाल लूंगा। तो इसके लिए इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन स्टार्ट है। इस टाइम पे भी कुछ प्रोग्राम्स थे, जैसे भाग्यश्री चाइल्ड बच्चों के लिए वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट हुई, फिर स्वर्ण जाति सहिद्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना की ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना पीना मिल सके, एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये सारे आपके प्रोग्राम्स थे। जितने प्रोग्राम्स मैंने बोर्ड पे लिखा है, अगर आप उतने भी पढ़ते हो आपकी टेक्स्ट बुक्स में इसके अंदर आपको 2-3 और मिलेंगे, तो मैंने वो नहीं लिया इसलिए मैंने ETC डाल दिया, इसमें भी 1-2 और मिलेंगे। बट जितने मैंने आपको बोर्ड पे लिख के रखे, अगर आप उतने भी स्कीम्स पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आंसर्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बस गो थ्रू कर लेना, मे बी ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के पार्ट 2 के लेक्चर में मैंने आपको टोटल 9th 5 ईयर प्लान पूरा कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर आज 50% कंप्लीट होता है। तो जिन्होंने भी अब तक ये तकलीफ है, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक रीड करोगे तकलीफ आएगी, तो फटाफट यूनिक के पेज को जाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो, तभी तो समझेगा आपको क्या चाहिए। कमेंट्स बहुत कम कर रहे हो, कंजूसी मत करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ताकि आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े चैप्टर्स जो आपको लगता है कि हमारे परे के बाहर है, हम आपके बाउंड्री के अंदर उसको लेकर आ जाए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड करती हूँ, बट अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 के साथ।